वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है जेट ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आरओसी की प्रॉपर्टीज या जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज और लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। इतना हमारा फोकस रहेगा, एम रहेगा कि इतना चीज हम क्या कर लें, इस लेक्चर में कवर कर लें। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? लास्ट जो हमने लेक्चर छोड़ा था वो कहां पर छोड़ा था? जेट ट्रांसफॉर्म को निकालना और आरओसी को फाइंड आउट करना, जिसमें हमने ये भी बताया था कि आरओसी हम डायरेक्टली भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोसीजर तो बता दिया आरओसी क्या होता है, तो हम इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद अदर चीज इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी। पहली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम जो हमने लाप्लास में भी कही थी, क्या कि आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। सेम किसकी तरह? लाप्लास की तरह। जैसे लाप्लास में हमने क्या था ना कि हम s+2 करके निकालते हैं। अगर ये लाप्लास है तो लाप्लास अगर क्या करेगा, पोल कंटेन करेगा, तो उस कंडीशन में s बराबर 2 रखना पड़ेगा। s बराबर 2 रख दिया तो लाप्लास इनफाइनाइट आ गया, तो हम उसका क्या ही फाइंड आउट नहीं कर सकते, लाप्लास ही नहीं फाइंड आउट कर सकते। ऐसे ही हमारा क्या होता है, जेट ट्रांसफॉर्म होता है कि जेट ट्रांसफॉर्म में भी अगर हम वैल्यू, जो हमारी वैल्यू उसके बराबर, मतलब जो हमारी निकली है रेंज, अगर उतनी ही रख देंगे पोल के बराबर, तो वो क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आरओसी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, इसे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ एक्स जेड, आरओसी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म क्या नहीं करती, पोल कंटेन नहीं करती है। तो पूरी लाइन आरओसी ऑफ एक्स जेड, आरओसी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म डज नॉट कंटेन एनी पोल। तो सारी लाइन पूरी नहीं लिखेंगे, बस बता रहे हैं, लिखना तुम्हें खुद है, बता सारे पॉइंट देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो सबसे छोटा था, लिख दिया कि किसी भी सिग्नल की जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसका जब हम जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसकी जो आरओसी निकलेगी, जेड या आर की वैल्यू, वो क्या नहीं करेगी, कोई पोल कंटेन नहीं करेगी, या तो पोल की वैल्यू जो होगी उससे ज्यादा एक तरफ होंगे। जैसे पोल मान लो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, तो राइट साइड में उसके बराबर से जाएगी जो हमारी आरओसी होगी। तो पोल कंटेन नहीं करती है, ये चीज याद रखना। यही कंडीशन किस में भी है, लाप्लास में भी होती है, यही कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि आरओसी क्या नहीं करती, कभी भी पोल कंटेन नहीं करती है। ठीक है, अब सेकंड चीज, जो आरओसी होती है एक्स जेड की, वो क्या होती है, एक रिंग होती है। आरओसी क्या होती है, जेड प्लेन में एक रिंग होती है। तो ये लिख लो, आरओसी ऑफ एक्स जेड इज अ रिंग। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम्हें थोड़ा ठीक करके इसे वैल्यू को लिखना है। आरओसी ऑफ एक्स जेड या जेड ट्रांसफॉर्म इज अ रिंग, या रिंग लिखो या सर्कल लिखो, इज अ रिंग इन अ जेड प्लेन विद रेडियस आर एंड एंगल ओमेगा। ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, कि आरओसी हमारी क्या होती है, एक्स जेड जो है वो एक रिंग होती है, किसमें, जेड प्लेन में। ठीक, सेंटर्ड अबाउट अ ओरिजिन, किसके ओरिजिन में, एक ओरिजिन मतलब सेंटर के अबाउट में। इस तरीके से कि एक सेंटर रहता है या ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट में हमारा क्या होता है, एक सर्कल होता है या रिंग होती है। बस यही लाइन लिखी है कि आरओसी ऑफ एक्स जेड इज अ रिंग इन अ जेड प्लेन, origin about a circle, origin about a center। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आरओसी का सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये दो पॉइंट तो हमने पहले भी समझा दिया, पोल वाली तो पहले, और अभी जब बनाया था आरओसी तो हमने बना के दिखाया था कि एक सर्कल होता है, यूनिटी सर्कल ले रहे हैं, उसका मतलब आर बराबर 1 होता है, जेड प्लेन में होता है, ये भी हमने बता दिया था। और ओरिजिन मतलब जो उसका बीच वाला पॉइंट होता है, वहां जेड इजिकल्स टू 0 वैल्यू आती है, या आर इजिकल्स टू 0 वैल्यू वहां पर आती है। थर्ड पॉइंट हमारा आरओसी का सबसे सिंपल है, जो आरओसी के बारे में हमें बताता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्लेन, नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, अब जो पॉइंट स्टार्ट होंगे वो पॉइंट स्टार्ट होते हैं सेम जो हमने लाप्लास में पढ़े थे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे मान के चलना, एक एक पॉइंट, तो पूरा पूरा पॉइंट अब नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट चीज क्या लेनी है कि अब जो पॉइंट हमारे होंगे वो हम कैसे कह सकते हैं, जितनी अभी हमने लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड बोथ साइडेड पढ़े थे, लेफ्ट साइडेड बोथ साइडेड राइट साइड के ऊपर ही अब हमारे सारे पॉइंट होंगे। जैसे हमने क्या कहा था कि जो आरओसी है, अब ये पॉइंट शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके थ्योरी में लिखना है कि जो आरओसी है उसकी हमने एक रेंज दी थी ना कि जैसे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाती है, पर यहाँ हमें माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वैल्यू नहीं पता, तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारी आरओसी किसी फाइनाइट रेंज के बीच में है, ये माइनस n1 कह दिया, यहाँ n2 कह दिया, कि हमारी जो आरओसी है वो क्या करती है, n कहो r कहो z कहो कोई भी, कि हमारी आरओसी ऐसे है कि इससे तो ग्रेटर है और इससे क्या है लेस है, z बोलो r बोलो, यहाँ पर कोई भी चीज बोल सकते हो, r बोल दो z बोल दो n बोल दो, कोई भी कांस्टेंट हमें लेना है वो, कि वो किसी फाइनाइट ड्यूरेशन के बीच में अगर आती है, when ROC of jet transform is happening between a finite duration, then इस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर भी क्या था कि जब फाइनाइट ड्यूरेशन में आ रही थी तो हमने क्या कहा था कि आरओसी पूरे जेड प्लेन को, वहां आरओसी पूरे एस प्लेन को एग्जिस्ट करती थी, यहाँ हम कहेंगे कि आरओसी पूरे जेड प्लेन में होगी, एक्सेप्ट आरओसी क्या होगी, कंप्लीट जेड प्लेन को कंसिस्ट करेगी, एक्सेप्ट जेड इज इक्वल्स टू 0 और जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, चाहे प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और जेड इज इक्वल्स टू 0 को छोड़कर सभी जगह हमारी क्या होगी, आरओसी कंसिस्ट करेगी। ठीक है, तो आरओसी क्या होगा, एक एंटायर जेड प्लेन होगा, वहां पे था आरओसी इज एंटायर एस प्लेन एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। सेम चीज हम यहाँ भी कह रहे हैं कि आरओसी अगर किसी फाइनाइट ड्यूरेशन के बीच में है, वो फाइनाइट ड्यूरेशन n1 और n2 है, माइनस n1 से माइनस n2, उस टाइम पे हमारा जो आरओसी है वो एंटायर जेड प्लेन में होगी, एक्सेप्ट जेड इज इक्वल्स टू 0 और जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। मैंने पूरी लाइन यहाँ पर नहीं लिखी। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अब हमने आरओसी दो टाइप की कही थी, हमने जो सिग्नल अपने कहे थे वो क्या कहते हैं, या तो राइट साइडेड होते हैं या लेफ्ट साइडेड होते हैं, यही चीज तो कही थी। तो यहाँ पे भी सेम आरओसी के बारे में, अगर ये हमारी आरओसी कैसी है या हमारे जो सिग्नल है सैम्पलिंग है वो कैसे है, राइट साइडेड है, कैसे है, राइट साइडेड है। राइट साइडेड का मतलब क्या है, 0 टू इनफाइनाइट वाली रेंज है, कि जो r हमारा है या z हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, z की वैल्यू ले रहे हो, r की वैल्यू ले रहे हो, वो किसके बीच में कंसिस्ट कर रही है, 0 टू इनफाइनाइट वाली रेंज में कंसिस्ट कर रही है। इसका मतलब वो हमारा राइट साइडेड अगर सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल ऐसी तो होता है 0 टू इनफाइनाइट जो हमने यूटी को बताया था, तो अगर ये वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है, राइट साइडेड जा रही है, या किसी किसी बुक में यहाँ ऐसा भी हो सकता है n टू n, यहाँ पर n की पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, क्योंकि जरूरी थोड़ी है 0 से स्टार्ट हो, 0 की जगह n का कोई भी पॉजिटिव, यहाँ तो माइनस से प्लस में पॉजिटिव ड्यूरेशन में थी, यहाँ चलो ऐसा कह दिया n1 z n2 और n1 यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तब ये हमारी जो आरओसी है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, राइट साइडेड एग्जिस्ट करेगी, या ये कहो अब यहाँ पर तो गोला है, यहाँ राइट साइडेड कैसे देखें, लेफ्ट साइडेड कैसे देखें, तो इसे ये कह सकते हो कि अब जो हमारी आरओसी कंसिस्ट करेगी या जो हमारी आरओसी होगी वो कहाँ पर होगी, हमारी जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी आर की, जो भी आर आएगा, जो हम आर जेड और आर निकालते हैं ना, जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जैसे पीछे हमारी 2 4 6 निकली, मान लो एक पूरा सिग्नल दिया, उसमें हमारा जो आर की वैल्यू निकली, एक 2 निकली, एक 4 निकली, एक 6 निकली, राइट साइडेड सिग्नल में, तो जो हमारी आरओसी कंटेन करेगी या जो हमारा जेड की वैल्यू होगी, हम कौन सी वाली मानेंगे, मैक्सिमम वाली वैल्यू मानेंगे। तो इस कंडीशन में जो हम जेड मानते हैं वो कौन सा मानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर मानते हैं। तो जब हमने जेड प्लेन में मान लो आरओसी बनाई, जेड प्लेन में अगर हमने आरओसी बनाई, तो इस कंडीशन में जो भी आउटर मोस्ट पोल होगा, आउटर मोस्ट पोल क्या होगा, जो भी हमारा आउटर मोस्ट पोल होगा उसी पे हमारा क्या करेगा, इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमारी ये जो आरओसी होगी या आर मैक्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जो भी हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी किसकी, पोल की,
जो हमारे पास पोल होगा, पोल की जो भी लार्जेस्ट मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसके बराबर हमारा कौन होगा, जेड होगा। और जेड से ही हमारी क्या निकाली जाती है, आरओसी निकाली जाती है। तो हम आरओसी के बारे में भी ये पॉइंट बता रहे हैं, जेड के बारे में भी ये पॉइंट बता रहे हैं। जेड ही हमारी क्या है, आरओसी है। तो यहाँ हमने पीछे भी लिख दिया कि जेड इज इक्वल्स टू आर मैक्स। आर मैक्स क्या है, बहुत सारे पोल दे रखे हैं, जैसे मैंने निकाला जेड बराबर 2 3 4, तो 4 हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो जो हमारा जेड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जेड होगा वो क्या करेगा, जेड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्रेटर देन मैक्सिमम टू इनफाइनाइट के लिए क्या करेगा, पॉसिबल होगा। तो आरओसी हमारी उस कंडीशन में क्या करी जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि इसमें क्या होना है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगी और कहाँ जाएगी, गोले से बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी, सर्कल से एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पार्ट में बनेगी। कौन सा पॉइंट था पीछे, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये ले लो लेफ्ट साइडेड के लिए, लेफ्ट साइडेड, ये आपको ऐसे नहीं लिखना लेफ्ट साइड, ये तो समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ कि अगर हम लेफ्ट साइडेड की बात करें, लेफ्ट साइडेड सिग्नल हमारे कौन से होते हैं, अब पीछे की तरफ जाओ। ये तो हम जीरो से ऊपर जा रहे थे, अब जीरो से पीछे की तरफ जाओ। तो अगर जेड की वैल्यू कहाँ हो, माइनस इंफिनिटी, और किससे छोटी हो, जीरो से अब इधर की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब हमारी अगर वैल्यू जीरो से छोटी हो, तो जीरो का हमने यहाँ एन मान लिया, तो एन बराबर जीरो, -1 -2 -3, अब ऐसे रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एन -1, -1 से छोटी हो और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक अगर ये वैल्यू जा रही है, -n से माइनस इन्फिनिटी की तरफ गई, तो ये कौन से हो गए, लेफ्ट साइडेड हो गए। तो इस कंडीशन में जो हमारी आरओसी होगी या जेड होगी वो क्या होगा, अब वहां तो था आर मैक्सिमम, यहां हमारा क्या होगा, आर मिनिमम। अब सेम चीज, जब u बराबर -n था तो r मिनिमम था ना a से, और जब u बराबर +n था तो r ग्रेटेस्ट था a से। यही हमने पीछे बताया, r इज ग्रेटेस्ट टू a, यही हम यहाँ बता रहे हैं कि r इज लेस देन टू r मिनिमम। तो ये हम इक्वल नहीं बताएंगे क्योंकि पोल कंटेन नहीं करता है, लेस या ग्रेटर ही बताएंगे। तो अगर हमारा लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, या ये कहो कि अगर हमारा जो रेंज दे रखी है वो हमारी कौन सी रेंज है, -n टू -इनफाइनाइट, मतलब 0 टू -इनफाइनाइट की तरफ है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल, अब यहाँ पर ना सिग्नल सिग्नल मत बोलना, मैं सिग्नल सिग्नल बोल रही हूँ क्योंकि लाप्लास से भी कंपेयर कर रही हूँ। आप बोलोगे सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ जो हम बात चलती है वो DTFT की चलती है, DTFT मतलब डिस्क्रीट टाइम की चलती है, और लाप्लास में जो चल रही थी या फोरियर में क्या चल रही थी, वो चल रही थी कॉन्टिन्यूअस की। फोरियर में दो पार्ट होते हैं, एक डिस्क्रीट भी होता है, एक कंटिन्यूअस भी होता है। कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस चलता है, डिस्क्रीट में डिस्क्रीट चलता है। लाप्लास में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, डिस्क्रीट। तो हम यहाँ लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस बोलेंगे, सिग्नल ना बोलकर क्या बोल देंगे, सीक्वेंस बोल देंगे, राइट साइडेड सीक्वेंस लिखना, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस में क्या होता है कि जेड हमारा माइनस या 0 से -इन्फिनिटी जाता है। तो इस केस में जो हमारी आरओसी होती है या आर मिनिमम की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, किसी भी पोल की मिनिमम वैल्यू होती है। एक्स जेड जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद जो हमारे पोल निकले, जैसे 2 4 6, तो इस केस में वैल्यू होगी 2 मिनिमम वाली, या -2 -4 -6, तो -6 minimum value of Z transform is the value of R minimum or Z in the case of left sided sequence. लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के केस में जो R मिनिमम होता है या Z होता है वो लाई करेगा अगर -इनफाइनाइट टू -n, देन R मिनिमम विल बी दी लीस्ट वैल्यू ऑफ xn। xn की लीस्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, R मिनिमम होगी, या पोल की हमारी क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो हमारा आरओसी लाई करेगी, इस केस में जो हमारी आरओसी लाई करेगी वो क्या होगी, इंटीरियर वाली होगी। क्या होगी, इंटीरियर ऑफ द एक्स प्लेन, क्योंकि जो आर मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, जो भी ए की वैल्यू आएगी उससे छोटी आएगी, छोटी आएगी तो अब हमारी आरओसी कहाँ कंसिस्ट करेगी, अंदर। जब आर ग्रेटर देन ए आ रहा था तो मैं क्या कह रही थी कि आरओसी कहाँ थी, ऐसे बाहर थी ना, एक्सटीरियर पार्ट पे, क्योंकि मैक्सिमम पोल से ऊपर होगी एक्सटीरियर पार्ट। यहां पर क्या कहेंगे कि आरओसी विल कंटेन द इंटीरियर पार्ट ऑफ आर मिनिमम ऑफ द सर्कल, ठीक है।
यहाँ पर हमने पॉसिबल वैल्यू भी यहाँ पर बता दी कि जेड किस किस के बीच में होगा। इफ नेक्स्ट पॉइंट, अगर सिग्नल या सीक्वेंस हमारा क्या हो, बोथ साइडेड, जैसे वहां भी था, तो बोथ साइडेड में अब क्या होता है, उधर की तरफ भी आरओसी बनती है, इधर की तरफ भी आरओसी बनती है। अगर दोनों आरओसी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। सेम यहाँ भी है कि अगर दोनों, और तभी लाप्लास कंसिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। सेम यहाँ अगर हमारी आरओसी 2 से ज्यादा बन रही है तो उन आरओसी का एक कॉमन पार्ट होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म उसका एब्सोल्युटली समेबल होगा, हमारा जेड ट्रांसफॉर्म कंसिस्ट करेगा। अगर वो आरओसी दोनों, जो इसमें 2 आरओसी निकलेंगी, अलग अलग आरओसी निकलेंगी, लेकिन वो क्या नहीं है, उसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो हमारा वहां पर क्या भी नहीं निकलेगा, जेड ट्रांसफॉर्म भी वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। ये कंडीशन यहाँ भी है। पर बोथ साइडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जो अब हमारी जेड की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ रही है, वहां पर तो था पहला पॉइंट, कोई पहले से कंफ्यूज मत करना, पहला पॉइंट तो था कि ये सेकंड पॉइंट तो था कि कोई फाइनाइट ड्यूरेशन मिल रही है। फाइनाइट ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, n1 से n2 के बीच में, हमें नहीं पता, हमने -n यहाँ पर लेके चला था, लेकिन वो कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन हो सकती है, चाहे यहाँ माइनस नहीं भी लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लेके चल लो कि कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमने कह दिया था कि पूरे एंटायर जेड प्लेन पे आरओसी कंसिस्ट करेंगी। लेकिन यहाँ पर बोथ साइडेड सिग्नल है। बोथ साइडेड सिग्नल का मतलब क्या है कि यहाँ जो वैल्यू हमारी चलेगी वो कहाँ से चलेगी, मिनिमम वैल्यू से भी आ रही है और मैक्सिमम वैल्यूज तक यहाँ जा रही है। हमारी जो यहाँ पर आरओसी होगी, 2 साइडेड सीक्वेंस होगा, यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, मिनिमम वाले से बड़ा और जो मैक्सिमम वाले से है छोटा है। तो आरओसी हमारी क्या होगी, यहाँ पर एक एंगुलर रिंग होगी, जो सबसे बड़ा पोल है उससे कम होगी, जो सबसे छोटा पोल है उससे ऊपर होगी, सबसे छोटे वाले से तो बड़ा और सबसे बड़े वाले से छोटा होगी। ठीक है, और ये क्या करेगी, कोई भी पोल कंटेन नहीं करेगी आरओसी, क्योंकि वैसे भी कोई पोल कंटेन नहीं करती है, तो उनमें से कोई भी पोल कंटेन नहीं करेगी। लेकिन जो आरओसी बनेगी वो कहाँ बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू के अंदर और मिनिमम वैल्यू के बाहर हमारी आरओसी क्या करेगी, कंसिस्ट करेगी। ये किसके लिए है, बोथ साइडेड सिग्नल के लिए है। ठीक है, रिंग होगी जेड प्लेन में, जो क्या इंक्लूड करेगी, आर नॉट की वैल्यू को यहाँ पर क्या करती है, इंक्लूड करती है। तो ये वाली हमारी क्या निकल गई, 6 कंडीशन निकल गई। 7th वैसे यहाँ पर खत्म हो गई है, अब कोई और कंडीशन हमारी नहीं बची है। ठीक है, अब हमारा और इसमें क्या बताते हैं, 5वीं छुट्टी, बोथ साइडेड हो गई, सिंगल साइडेड हो गई। हाँ, अगर मान लो कोई हमारा डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, हमारे पास क्या है, कोई डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है और उस डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को रेशनल में दे रखा है, हम जो उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं और वो वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, रैशनल आ रही है। रैशनल मतलब 1/2, 1/3 इस टाइप की अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, वो हमारी बाउंडेड होगी, किससे, पोल से, और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अगर हमारी रैशनल वैल्यू आ रही है, डिस्क्रीट टाइम एक्शन सिग्नल, वो हमारा क्या है, रैशनल है, उस कंडीशन में ये जो हमारी आरओसी होती है वो आरओसी क्या होगी, बाउंडेड बाय पोल्स और एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी, और वो इन्फिनिटी तक क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर के बारे में भी हो गया कि अगर हमारी जो जेट ट्रांसफॉर्म है, जेट ट्रांसफॉर्म हमारा एक्स जेट किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कैसा आता है, रेशनल आता है, तो उस कंडीशन में जो आरओसी होगी वो बाउंडेड बाय पोल और एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी होगी, पोल से बाउंड होगी और एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी होगी, ये टर्म हो गई। ठीक है, अब वो वाला पार्ट हमने लिखा नहीं, वो लेफ्ट साइड बोथ साइडेड के अंदर ही मान के चलना कि अगर हमारी आरओसी है 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आरओसी आई हैं, तो 1 से ज्यादा आरओसी का अगर कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो उस कंडीशन में अगर हमारा क्या होगा, जेट ट्रांसफॉर्म उसका कंटेन नहीं करेगा। तो ये हो गई हमारी आरओसी की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर जेट ट्रांसफॉर्म हमने कर लिया, relation between
लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेट ट्रांसफॉर्म। लाप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म के बीच में क्या रिलेशन है, चलो अब वो देखते हैं। पहले डेरिवेशन करके निकालते हैं, फिर थोड़ी सी थ्योरी से बता देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि लाप्लास में और फोरियर में डायरेक्ट रिलेशन था, कि जब हमने फॉर्मूला देखा था तो उससे हमें पता लगा था कि फोरियर वाले में बस एक रियल पार्ट क्या नहीं था, सिग्मा नहीं था। तो उससे हमने क्या करा था, एक सिग्मा ऐड कर दिया था। सिग्मा ऐड करने से उसकी क्या, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, एस में कन्वर्ट हो गया था, जब सिग्मा प्लस जे ओमेगा आया था। तो उससे हमने लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या बता दिया था, एक फॉर्मूले के बारे में बता दिया था कि हाँ इन दोनों में ये रिलेशन होता है। अगर कहीं भी हमने लाप्लास कर दिया किसी का और उसका फोरियर करना है, किसी सिग्नल का फोरियर करना है, तो हमें अगर लाप्लास पता है तो हम केवल एस की जगह जे ओमेगा रखते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, फोरियर निकल जाएगा। इसी तरीके से अब हम किसके बारे में बता रहे हैं, लाप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म के बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई हम पे सिग्नल है, हमने वाईटी मान, ये वाईटी कोई हम पे सिग्नल है, ये भी हम कहां से ले रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे अगर लें, और सिग्नल हमने मान लिया एनटीएस। इसे सॉल्यूशन करने के ना, रिलेशन निकालने के बहुत सारे मेथड है, हम ये सबसे सिंपल वाला कर रहे हैं। इस तरीके से हमने कोई सिग्नल लिख लिया कि ये हम पे एक सिग्नल है एक्स टी डेल टी, हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, वाई टी इज इक्वल्स टू, हम पे एक सिग्नल है एक्स टी डेल टी हमने, लेकिन इसे किस में लिख लिया, सीक्वेंस के टर्म में लिख लिया। सीक्वेंस मतलब डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में लिख लिया, तो एनटीएस लिख दिया टी की जगह, और वहां पर भी डेल इज इक्वल्स टू टी माइनस एनटीएस, जो कॉन्वोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी होती है। कॉन्वोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर अपना क्या लिख लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसका अगर हम क्या ले लें, हमें किसमें निकालना है, जेट ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में संबंध निकालना है ना। तो जेट ट्रांसफॉर्म के लिए तो हमने ये सारी चीज एक्सन एक्सन में लिखनी, अब हमें लाप्लास भी यहाँ लाना है। लाप्लास लाना है तो एस लाना पड़ेगा, तो लाप्लास लाने के लिए हम इसका क्या करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमने इसका क्या कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर ये क्या बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, देखो ये चीज तो लाप्लास अगर लेंगे तो ये चीज तो हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि उसके में e की पावर एस टी आता है, और हमें जो डिफरेंशियल करना होता है वो किसके रेस्पेक्ट में करना होता है, t की रेस्पेक्ट में करना होता है। तो t की रेस्पेक्ट में यहाँ तो t वाला पार्ट आ ही नहीं रहा, या तो n आ रहा है या कैपिटल T आ रहा है, तो इसे हम कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ t नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ t आ रहा है, तो इसे तो हमें इंटीग्रेशन में ही लिखना पड़ेगा। यही तो होता है एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी, यही होता है लाप्लास। जैसे यहाँ पर था एक्स एन एक्स जेड की पावर माइनस एन, फोरियर में था एक्स ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा, तो यहाँ एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब डी टी की रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन हमें करना है। इंटीग्रेशन अब करो यहाँ पर, डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस, तो यहाँ हमें पता है कि जो t की वैल्यू है ये हमारा एक तरीके से शिफ्टेड इम्पल्स है, ये जो डेल है t माइनस एन टी एस, ये हमारे पास क्या है, शिफ्टेड इम्पल्स है। और शिफ्टेड डिस्क्रीट इम्पल्स में देखें तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। शिफ्टेड इम्पल्स में इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू सॉल्व करें और लिख के देखें तो बस हमारा ये क्या आ जाएगा कि शिफ्टेड इम्पल्स में इसे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो t इज इक्वल्स टू माइनस एन टी एस रखेंगे, तो -0 टू माइनस एन टी एस लिमिट लगाओ, तो ये हमारा क्या आ गया, e की पावर माइनस एस टी। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस एस टी है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर माइनस एस टी, ही इसका हमारा क्या आ जाता है, यहाँ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो e की पावर एस टी का कितना आ गया, e की पावर माइनस एस टी, और t बराबर क्या आ गया, एन टी एस, तो e की पावर माइनस एस।
ये हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख ली, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस डॉट ई की पावर माइनस एस टी है। यहाँ पर हमने शिफ्टेड की प्रॉपर्टी लगाई, शिफ्टेड की प्रॉपर्टी लगा के हमें पता है कि टी बराबर माइनस एन टी एस पर ही, टी बराबर माइनस एन टी एस पर ही इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, अदरवाइज हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो टी बराबर माइनस एन टी एस रखने पर हमें इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। ये डिस्क्रीट टाइप सिग्नल में है, डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है कि t माइनस एन टी एस ऑफ डेल इज 1 व्हेन t इज इक्वल्स टू माइनस एन टी एस और अदरवाइज 0। तो हमने यहाँ पर लिमिट ये चेंज करी और t की बराबर सिर्फ कितना रखना है, माइनस एन टी एस रखना है। माइनस एन टी एस रखने पर यहाँ इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इससे यहाँ पर क्या आया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी एस डॉट ई की पावर माइनस एस एन टी एस। अब इसे किससे कंपेयर कर दो, जो ये वाली फॉर्म है, अब इसे कंपेयर करो जेट ट्रांसफॉर्म से। जेट ट्रांसफॉर्म से इसे कंपेयर करो, तो जेट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला होता है। ये रहा जेट ट्रांसफॉर्म का और ये रहा जो हमने निकाला था। सिर्फ इसमें क्या चीज अलग है, एन की जगह एन टी एस आ रहा है ना, एन की जगह एन टी एस आ रहा है और वहां जेड की पावर क्या है, माइनस एन है। तो यहाँ हमें क्या पता है कि यहाँ से जेड बराबर हमारा कितना निकल रहा है, जेड की पावर माइनस एन है और यहाँ ई की पावर माइनस एस एन टी एस है। तो जेड बराबर हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, जेड बराबर ई की पावर एस टी लिख सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या पता लग रहा है, देखो एक्स एन जेड की पावर माइनस एन, तो एक्स एन टी एस जेड की पावर माइनस एन टी एस, तो ये टी ही तो है कंप्लीट। तो हम ई की पावर माइनस एस टी वाली चीज को यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं कि अगर जेड से कंपेयर करें तो जेड बराबर ई की पावर एस टी ही तो है ये। तो हमने क्या लिख लिया, जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर एस टी। अब मुझे इसे फॉर्मूला बनाना है, या तो हम ये ही कह सकते हैं, आ गया ये रिलेशन, हम पे क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में हमें किसकी वैल्यू भी निकालनी है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एस बराबर क्या निकलेगा। तो अगर एस बराबर निकालना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ई की पावर एस टी बाई टू, ई की पावर माइनस एस टी बाई टू। अगर ई की पावर माइनस एस टी बाई टू को मैं ऊपर ले जाऊं तो एस टी बाई टू प्लस एस टी बाई टू कितना हो गया, एस टी हो गया। तो मैंने क्या करा, इस पावर को आधा आधा लिख लिया और आधी पावर कहाँ ले गई, मैं नीचे ले गई। आधा आधा लिखा और आधी पावर मैं कहाँ पे ले गई, इसे मैं नीचे ले गई हूँ। अब आधी पावर नीचे ले जाने के बाद मैंने ई की पावर का फॉर्मूला लगा दिया, ई की पावर टी का मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। तो जो ई की पावर टी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एस टी बाई टू, ई की पावर माइनस एस टी का 1 माइनस, तो यहां से मैंने ई की पावर को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अभी उसके बारे में वहां से एक्सप्लेन कैसे करा, क्या आया वो बता देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ई की पावर एस टी कैसे आया, दोबारा बता देंगे। तो जेड बराबर ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अब टी निकाल लो, टी निकालना है तो कैसे टी निकालेंगे, पहले इसे यहाँ ले गए, टी नहीं सॉरी एस निकाल लो, बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एलसीएम लो और 2 से 2 यहाँ पर क्या कर दो, कट कर दो। यहाँ तो 2 एलसीएम लो और 2 से 2 क्या कर दो, कट कर दो। जेड माइनस
देखो ये निकल गया। अब देख लेना यहाँ कोई चीज गलत तो नहीं करी है, वैसे तो सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक करा है। 1+st/2 1-st/2 1-st/2 z st z 2 2z 2 st 2z 2z। ठीक है, 2z माइनस प्लस -2 हो गया, इधर आया था तो, और माइनस वाला -st/z इधर गया था तो प्लस, यहाँ 2 कॉमन आया, st लिया प्लस 1+z नीचे गया, ये रहा रिलेशन। तो ये आ गया लाप्लास में और जेड ट्रांसफॉर्म में रिलेशन। s = 2/t z - 1 1+z। ठीक है, तो ये किस में रिलेशन आ गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और जेड ट्रांसफॉर्म में। इसे हम क्या भी कह सकते हैं? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे कह सकते हैं, बाइलेटरल या फिर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे हम बोल सकते हैं। अब अगर ये वाली चीज किसी को समझ में नहीं आई है कि z = EST कैसे लिखा है, वो भी यहाँ पर देख सकते हो कि z = EST हमने कैसे लिख रखा है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार और। ठीक है, अब देखो यहाँ पर e की पावर -st है, यहाँ क्या है? e की पावर -st। e की पावर -st को सिग्मा प्लस j ओमेगा लिख सकते हैं। ये हमने बताया था कि s बराबर क्या होता है? सिग्मा प्लस j ओमेगा t। ये आ गया e की पावर -st या e की पावर -SNTS, हम इसे क्या भी लिख सकते हैं? सिग्मा प्लस j ओमेगा भी लिख सकते हैं, s की जगह t है तो t लिख दो। अब इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस सिग्मा, e की पावर माइनस j ओमेगा t, ऐसे लिख सकते हैं इस वाली चीज को। ये बता रहे हैं कि हमने ये कैसे लिखा है, कि हमने कैसे कंपेयर करा, कैसे e की पावर st उसकी जगह लिख दिया, उसे हम लिख के दिखा रहे हैं कि e की पावर सिग्मा लिखा, सिग्मा t और सिग्मा j ओमेगा t को हमने क्या कर दिया? अलग अलग लिख दिया। अब हमें पता है, मैंने इसे कहा है कि इसे हम z भी तो बोलते हैं। ये जब हमने कंपेयर करा, ये क्या आया? z की पावर e j ओमेगा आया। अब हमारी z की पावर क्या था? z की पावर -n था, और z को हम क्या भी लिख सकते हैं? r e की पावर j ओमेगा होता है ना z, r e की पावर j ओमेगा है। हमने n वाला z की पावर n हटा दिया, z को कंपेयर कर रहे हैं सीधा। तो यहाँ पर हमने क्या चीज देखी कि अगर हम इसे कंपेयर करें, e की पावर j ओमेगा वाली टर्म, e की पावर j ओमेगा वाली टर्म यहाँ पे आ गई, तो r वाली टर्म से जो r मॉड्यूलस होता है वही तो हमारा ये होता है कि जो r वाली टर्म है, r मॉड्यूलस ही तो हमारा क्या होता है? e मॉड्यूलस होता है। मतलब उसे यहाँ से हटा दो, हमारा r होता है। तो हमने r वाली टर्म से इस वाली टर्म को कंपेयर करा, r वाली टर्म से किसे कंपेयर करा? इसे कंपेयर करा, और सिग्मा की जगह हमने क्या लिख दिया? s लिख के पीछे वाले क्वेश्चन में हमने शो कर दिया कि सिग्मा की जगह हमने सीधा क्या लिख लिया? r e की पावर जो सिग्मा t है, r e की पावर सिग्मा t है, उसे हमने क्या लिख लिया? e की पावर st लिख दिया। यही सॉल्यूशन का एक क्या होता है? मेथड होता है। अब देखो यहाँ ना z, अब तुम सोचोगे यहाँ माइनस आ रहा है, हमारा तो माइनस नहीं आ रहा था, वो किस लिए? मैंने यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ मैंने माइनस ले लिया, मुझे यहाँ माइनस नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ भी तो माइनस नहीं ले रही हूँ, z की पावर -n होता है ना, लेकिन मैं सिर्फ क्या लेके दिखा रही हूँ? z की पावर n को सिर्फ z लेके यहाँ चल रही हूँ, माइनस वाली पावर मैंने नहीं लिया। तो यहाँ भी मुझे माइनस वाली पावर नहीं लेनी चाहिए, तो कहीं भी माइनस नहीं आने का। e की पावर सिग्मा t से कंपेयर हो जाएगा कि जो r आएगा ये आ गया। अब यहाँ पे j ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1 ही तो है, तो यहाँ पर हम सिग्मा को s से भी डिनोट कर सकते हैं। तो r = e की पावर सिग्मा t है, तो वहीं से हमने r
या आर इजिकल्स टू जेड होता है तो जेड बराबर e की पावर एस टी लिख लिया है। ये तरीका है सिंपल, बस वहां शॉर्ट मार दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट कह दिया था कि इसको हम कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, e की पावर एस टी लिख सकते हैं, और एन वाला पार्ट हमने क्या कर दिया था, हटा दिया। तो अगर कोई आर की टर्म में निकालना चाहे, आर की पावर ई की पावर सिग्मा से निकालना, जेड की टर्म में निकालोगे तो एस टी से निकालना, क्योंकि जेड में ई जे ओमेगा भी आता है। आर की टर्म में निकालोगे तो सिग्मा से निकालना, तो सिग्मा की वैल्यू की टर्म में भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर कोई सिग्मा और आर में निकालेगा तो भी निकल जाएगा। सिग्मा किसका होता है, आरओसी निकालते हैं हम लाप्लास की, और आर किसकी होती है, इसकी। तो सिग्मा और आर में रिलेशन निकालोगे निकल जाएगा। जो पर्सन जेड और एस में निकालना चाहता है, जेड और एस में भी यहाँ पर क्या निकल सकता है, रिलेशन निकल जाएगा। तो जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर एस टी, या टी एस से हमारा क्या आ गया, रिलेशन यहाँ पर आ गया है। तो अब हम यहाँ क्या भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ये हो गया रिलेशन फाइनल, जेड इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ई की पावर क्या निकला था, सिग्मा टी निकला था। अब मैं इसकी आरओसी बना सकती हूँ या नहीं बना सकती, यहाँ पर हमें जेड बराबर आर बराबर ई की पावर सिग्मा टी पता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको क्या बनाना चाहूँ, आरओसी बनाना चाहूँ, सिग्मा जे ओमेगा, तो ई की पावर सिग्मा टी से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमें पता है कि आर इजिकल्स टू या जेड इजिकल्स टू क्या आया है, ई की पावर सिग्मा टी आया है। तो यहाँ जब मैं आरओसी बनाऊंगी, जब भी ई की पावर प्लस सिग्मा टी आता है, तो हमारे जो पोल्स होते हैं वो किस तरफ होते हैं, लेफ्ट हाफ साइड। और जब ई की पावर माइनस 80 आता है तो हमारे कहाँ होते हैं, प्लस। ई की पावर 80 और ई की पावर माइनस 80 है, या जब ई की पावर प्लस 80 आता है तो कहाँ पर होते हैं हमारे, इधर लेफ्ट साइड में हमारे पोल्स होते हैं। तो इस वाले से हमें पता लगा कि अगर हम जेड प्लेन पे अपने पोल्स बनाए, जेड प्लेन पे अपनी आरओसी बनाए, तो हमारी कहाँ निकलेगी, ये जो लेफ्ट साइड ऑफ हाफ प्लेन है, लेफ्ट हाफ साइड ऑफ एस प्लेन पे हमारी आरओसी हमारी क्या होती है, निकलती है। लेकिन यहीं पर अगर हम जेड प्लेन की बनाए, तो जेड प्लेन में हमारा ये जो आर निकला है, क्या निकला है, ए की पावर सिग्मा टी निकला है। यहाँ जेड इज इक्वल्स टू हमारा क्या निकला है, आर की वैल्यू निकली है। तो इस कंडीशन में जेड हमारा, हमने ये क्या मान लिया, एक यूनिट सर्कल मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, एक यूनिट सर्कल मान लिया। तो यूनिट सर्कल के केस में अगर यहाँ अब हम वैल्यू निकालना चाहें, तो हमारा जो आरओसी जैसे हमने यहाँ शो करके दिखाई है लेफ्ट हैंड, वही हम कहाँ दिखा सकते हैं, इस वाले में भी शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा देखो वैल्यू रखो, यहाँ ई की पावर 0 रखोगे, 0 पे ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर सिग्मा बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो ई की यहाँ सिग्मा बराबर 0 रखने पर आर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम सिग्मा से छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमारी आरओसी यहाँ आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं या डिफरेंट वैल्यू यहाँ मतलब इनफाइनाइट रख के देखते हैं, तो इनफाइनाइट रखते ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई की पावर इनफाइनाइट रखने पे आएगा 0, 0 रखने पे आएगा 1। तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगा, 0 से 1 के बीच में चलेगा ना। तो इसलिए हमने आरओसी कहाँ बनाई है, 0 से 1 के बीच में हमने अपनी आरओसी यहाँ पर क्या करी है, ड्रॉ करी है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट साइडेड क्या आता है, आरओसी आती है एस प्लेन में, तो हमारी जो जेड ट्रांसफॉर्म की आरओसी आएगी वो कहाँ आएगी, सर्कल के अंदर आएगी, इंटीरियर साइड ऑफ द सर्कल या इंटीरियर साइड ऑफ द सर्कल ऑफ द जेड प्लेन। ठीक है, अगर हमारी राइट साइडेड आरओसी आती है, तो राइट साइडेड आरओसी में आप क्या देखोगे कि जेड की वैल्यू जो है निकलेगी ग्रेटर देन 1 निकलेगी, क्योंकि जब हम अब ई की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 आएगी। लेकिन माइनस इनफाइनाइट रखने पर वो क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट रखने पर वो 0 आ जाएगी। लेकिन माइनस 0 रखने पर वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर आएगी। 0 रखने पर 1 और इनफाइनाइट रखने पर ये इंक्रीज होती हुई वैल्यू जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि माइनस वाली जब राइट साइडेड निकलेगी तो अलग आएगा हमारा, और जब लेफ्ट साइडेड निकलेगी तो हमारा क्या आएगा, अलग आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जेड प्लेन में, यहाँ जेड प्लेन में हमने बनाया है आर से और ओमेगा एंगल से, आर और ओमेगा एंगल यहाँ पर नीड पड़ती है, यहाँ जे ओमेगा और
सिग्मा से हमने बना दिया। यहाँ बस हमें सीक्वेंस की और नीड पड़ती है, n बराबर वैल्यू रखते हैं और वो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो इससे तो बस इस फिगर से तो ये बताना कि लेफ्ट साइडेड एस प्लेन में जेड ट्रांसफॉर्म के इंटीरियर सर्कल के बराबर होती है, इससे हमें और कुछ नहीं बताना है। तो ये कब लिखना है, अगर हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन जेड ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास के बारे में आता है, उस कंडीशन में हमें ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले सेम लीनियरिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, लीनियरिटी। लीनियरिटी में सेम यहाँ भी वही होता है जो अभी तक पहले पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे कि मान लो कोई हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है, कोई हमारा एक सीक्वेंस है x1n और इसका हमारा जो जेड ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म को बहुत मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्म हो उसको या तो बोथ साइडेड एरो या फिर रिवर्सिबल एरो ऐसे या फिर ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्म हो, लाप्लास हो, फोरियर हो, जेड हो, कोई भी हो, एक्स एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो हमने कितना मान लिया, एक्स ऑफ जेड मान लिया। ठीक है, x1 का, x1 ऑफ जेड, और x2 कोई सीक्वेंस है, इसका हमने जेड ट्रांसफॉर्म कितना कह दिया, x2 ऑफ जेड कह दिया। x1n का कितना कह दिया, x1 ऑफ जेड। x2 ऑफ जेड का कितना, x2 ऑफ n का कितना कह दिया, x2 ऑफ जेड। कोई x3 है और उसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना होता है, x3 ऑफ जेड होता है। अब माना कि जो हमारा x3 है वो बराबर है स्केलिंग ऑफ पहले वाले का सीक्वेंस प्लस स्केलिंग ऑफ दूसरा सीक्वेंस। हमने दोनों सीक्वेंस में क्या करी, स्केलिंग कर दी। स्केलिंग मतलब किसी से मल्टीप्लाई कर दी और उसके बाद दोनों को अलग अलग ऐड कर दिया। होमोजेनिटी और लिनियरिटी में हमें क्या करना पड़ता है, होमोजेनिटी को और सुपरपोजिशन दोनों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करवाना पड़ता है। अगर सुपरपोजिशन को फॉलो करती है तभी हमारा सिग्नल क्या होता है, लीनियर होता है। तो लीनियरिटी के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो अगर ये लीनियरिटी को सेटिस्फाई करती होगी देन इस कंडीशन में जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म आएगा वो हमारा स्केलिंग के साथ ही आएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया, लीनियरिटी। अब ये लीनियरिटी आपको क्या करनी है, जैसे पीछे वाली लीनियरिटी को क्या करा था, प्रूफ करा था ऐसे ही इस वाली लीनियरिटी को भी हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ऐसा होता भी है या नहीं होता है, या खाली किताबों में या फिर हमने यहाँ पर शो करके लिख के दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, x1 की वैल्यू रखनी है जो अभी हमने निकाली थी, xn जेड की पावर माइनस n। x2 की वैल्यू रखनी है, a से और b से मल्टीप्लाई करनी है और फिर xz निकालना है और ये देखना है कि ये वैल्यूज हमारी लीनियर होके आती है या नहीं आती है। एक आधा क्वेश्चन जब देखेंगे, मान लो अगर क्वेश्चन करते हुए लीनियरिटी का क्वेश्चन आता है तो वहां ये क्या भी हो जाएगा, प्रूफ भी वहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर a1 और ये जो a है और b है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और x1 x2 xn क्या है, सीक्वेंस है डिस्क्रीट, और x1 x2 z हमारे क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म होते हैं। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, लीनियरिटी पढ़ते हैं, लीनियरिटी के बाद हम क्या पढ़ते हैं, टाइम शिफ्टिंग या टाइम रिवर्सल। कोई भी यहाँ पे पढ़ लो, सिंपल वाली है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल पहले देख लेते हैं, फिर हम क्या देख लेंगे, शिफ्टिंग देख लेंगे। टाइम रिवर्सल में क्या होता है, x ऑफ माइनस टी इजिकल्स टू
एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी की अगर हम टाइम में कोई रिवर्सल कर भी दें तो टाइम में रिवर्सल करने के बाद भी हमारी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। यही हमारी क्या होती है, टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी होती है। सेम टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, यहाँ भी लगानी है। क्या होगा, अगर हमने माना इफ, ये वाली लाइन सब में सेम लिखनी है क्योंकि अभी तक हम यही से सेम ही लिख रहे थे कि एक्स ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो एक्स ऑफ जेड होता है। ऐसी तो लिखते हैं कि एक्स ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, एक्स ऑफ जेड होता है। अगर हम सीक्वेंस में माइनस कर दें, तो अगर किसी ने डिस्क्रीट में देखा हो कि जब डिस्क्रीट में सीक्वेंस में माइनस होता है, एक तो डिस्क्रीट में होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में माइनस, और एक होता है सीक्वेंस में। अगर सीक्वेंस में माइनस आ जाता है तो अब ये मत समझना जेड ट्रांसफॉर्म के शुरुआत में माइनस लिख देंगे, नहीं, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म में जो होता है जो उसकी पावर में ही तो होता है, जेड की पावर -1 -2 जो भी होता है जेड ट्रांसफॉर्म की पावर में होता है। तो बस क्या करना है, उसका इनवर्स, जेड है तो 1/z हो जाएगा। सीक्वेंस में जो चेंज आता है, अगर सीक्वेंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही तो टाइम रिवर्सल हुआ, यहाँ बाहर नहीं हुआ, बाहर होता तो अलग होता, लेकिन यहाँ पर टाइम रिवर्सल तो हमेशा यहाँ होता है ना, इंडिपेंडेंट में ही तो करते हैं हम, डिपेंडेंट में कभी नहीं करते। तो यहाँ पर एक्स ऑफ -n अगर कभी भी होगा तो यहाँ जेड ऑफ एक्स, जेड ऑफ इनवर्स करके यहाँ पर लिख लिया जाएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो टाइम रिवर्सल की हमने यहाँ पर क्या लगा दी, प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा, इसके साथ ना हमने अभी तक ना तो लाप्लास में आरओसी लिखी थी ना यहाँ आरओसी लिखी थी, यहाँ हम क्या भी लिख सकते हैं, आरओसी भी साथ में लिख सकते हैं। मान लो इस वाले की जो आरओसी है वो एग्जिस्ट कर रही है R1 और R2 के बीच में। अब यहाँ पे इनवर्स हो गया ना, इनवर्स हो गया तो मतलब जो आरओसी होगी, जो जेड की वैल्यू होती है वही तो आर होती है और वही ग्रेटर देन इक्वल होती है। अगर जेड ही 1/z हो गया तो उसकी आरओसी भी क्या होनी चाहिए, 1/z होनी, 1/r होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसकी आरओसी एग्जिस्ट करेगी वो 1/ ऐसे एग्जिस्ट करेगी। ऐसे यहाँ पर लीनियरिटी में मान लो इसकी आरओसी क्या है, R1 है, इसकी आरओसी क्या है, R2 है। तो ये जो इसकी आरओसी होगी ना, x1z की R1 है, x2z की R2 है, तो x3 ऑफ z की जो आरओसी होगी वो इन दोनों का क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी, क्योंकि जोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे हो और कहा था ना जब इंटरसेक्शन होगा तभी जेड ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। तो इसके वाले की जो आरओसी है वो इंटरसेक्शन होगी। यही रूल लगेगा लाप्लास में। लाप्लास में भी अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी चल रही है और दोनों की आरओसी अलग अलग है तो जो हमारी लीनियर होके आरओसी आएगी वो हमेशा क्या आएगी, दोनों का इंटरसेक्शन आएगी। आरओसी में भी चेंज हो जाता है किससे, जो भी प्रॉपर्टी में चेंज होता है उसके साथ। तो देखो यहाँ टाइम रिवर्सल हुआ था तो टाइम रिवर्सल के साथ जेड चेंज हुआ था, जेड इनवर्स हुआ था। तो जेड इनवर्स होते ही, क्योंकि आरओसी डिपेंड करती है जेड पे, तो हमारी आरओसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। टाइम रिवर्सल के बाद अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, टाइम शिफ्टिंग की आती है। टाइम शिफ्टिंग सेम कि हमारा एक्सन है, एक्सन का जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म है वो हमारा कितना है, एक्स ऑफ जेड है। अब इसमें हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग कितने की भी कर दो, अगर हमने शिफ्टिंग करी, अब यहाँ टी वगैरह नहीं लेते क्योंकि टी हम किस में ले रहे थे, मोस्टली कॉन्टिन्यूअस में ले रहे थे, यहाँ कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, जैसे वहां ए और बी कॉन्स्टेंट थे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, के कॉन्स्टेंट ले लिया। तो शिफ्टिंग वहां पर जब शिफ्टिंग होती तो ई की पावर से मल्टीप्लाई होती थी ना, जब भी शिफ्टिंग होती थी वहां किससे होती थी, ई की पावर से मल्टीप्लाई होती थी। यहाँ ई की पावर तो कहीं नहीं चल रहा ना, यहाँ क्या चल रहा है, जेड की पावर। वहां हर जगह क्या चल रहा था, ई की पावर जे ओमेगा, फोरियर करते थे, लाप्लास करते थे, सब जगह ई की पावर चलता था, ई की पावर जे ओमेगा, ई की पावर एस। लेकिन यहाँ ई की पावर की जगह क्या चल रहा है, जेड, आर ई की पावर जे ओमेगा ही हमारा क्या है, जेड है। तो यहाँ भी सेम ए की पावर की जगह किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जेड की, और वहां ई की पावर क्या होती थी, जे ओमेगा था तो जे ओमेगा, यहाँ जो साइन होता था उसी साइन के साथ वहां भी क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो यहाँ माइनस के है तो जेड की पावर माइनस के, जितने की यहाँ शिफ्टिंग हुई है उतने की ही जेड पे क्या लगा दो, पावर लगा दो, और एक्स ऑफ जेड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। वहां ई की पावर था, यहाँ जेड की पावर चल रहा है, क्योंकि जेड ही यहाँ आर ई की पावर जे ओमेगा है।
तो जो भी जहाँ जो चीज वहां चेंज करी थी वही यहाँ करना है। यहाँ शिफ्टिंग में माइनस वाला पार्टी उठ के जाता है तो माइनस वाला पार्टी जितने की शिफ्टिंग हुई है वो जाएगा। अगर यहाँ होगा n प्लस के जेड ट्रांसफॉर्म तो यहाँ होगा जेड की पावर के। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अगर टाइम शिफ्टिंग का प्रूफ करना है तो टाइम शिफ्टिंग के प्रूफ हमें बस कैसे करना है, ये वाला जो शिफ्टिंग का प्रूफ है 2 लाइन करके दिखा रहा है, पूरा प्रूफ आपको खुद करना है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। प्रूफ। अब यहां पर रिप्लेस कर दो n को n माइनस के से। माइनस के। अब n माइनस के को यहाँ पर क्या कर लो, कुछ मान लो। n माइनस के को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, अगर m मान लेते हैं। n माइनस के को क्या मान लो, m मान लो। और z की पावर माइनस n को, या z को यहाँ क्या कर लो, ओपन करके लिख लो। z को ओपन करके क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर माइनस जे ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ z को ओपन करके लिख लेना आर ई की पावर माइनस के, या कुछ भी ओपन करके लिख लेना। या ऐसे ही अगर तुम z ऐसे ही लिखना चाहते हो तो ऐसे ही लिख लो। n माइनस के को क्या मान लो, m मान लो। n माइनस के को क्या मान लो, m मान लो। m मानोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, xm z की पावर m। तो उसका जो फोरियर आएगा वो क्या आएगा, zm आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसे खुद करके देखना, इस वाली प्रॉपर्टी को बस मैंने एक स्टेप करके दिखा दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल करते हैं, टाइम शिफ्टिंग करते हैं, लीनियरिटी करते हैं। इसके बाद कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी आती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम आती है, पार्सेवल थ्योरम आती है, मल्टीप्लिकेशन वाली आएगी। और इसमें कौन सी थ्योरम हम लगाते हैं, पहले ये सारी लेंदी थ्योरम है तो इन्हें हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लगा देते हैं डिफरेंशिएशन वाली। टाइम शिफ्टिंग वाला बहुत इजी प्रूफ है, इसलिए पूरा उसे करके नहीं दिखाया, उसकी जगह कोई और करके देख लेंगे। डिफरेंशिएशन पूरी लिख लेना कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर हमने यहाँ पर कर दिया, वहां जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो किससे मल्टीप्लाई होती थी, एस से मल्टीप्लाई होती थी ना, जब हम वहां करते थे। जब हम फोरियन में डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई होती थी, क्योंकि एस बराबर क्या है, जे ओमेगा है और एस है। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ इनको कौन रिप्लेस कर रहा है, एन रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ जितने से भी डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जेड वाले पार्ट में अगर एन है तो जेड वाले पार्ट से ही यहाँ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, या अगर जिस साइड डिफरेंशिएशन है अपोजिट साइड एन, जिस साइड एन है अपोजिट साइड जेड, बस ये लेकर हमें क्या करना है, यहाँ पर चलना है। अगर एक्सन है अब, या तो डिफरेंशिएशन ले लो एक्स जेड का, दोनों तरह करो, या तो फ्रीक्वेंसी के साथ करो या किसके साथ कर दो, टाइम डोमेन में कर दो। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन तो होता नहीं है, लेकिन रूल बिल्कुल उसी की तरह लगता है। अगर मैं यहाँ पर n की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें क्या कहा था, डिफरेंशिएशन करोगे अगर जेड ट्रांसफॉर्म का तो यहाँ n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे वहां किसकी मल्टीप्लाई होती थी, s की या j ओमेगा की। अगर मैं n को क्या कर दूं, xn से मल्टीप्लाई कर दूं, उस कंडीशन में यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है और यहाँ एक्स्ट्रा साइड क्या आ जाता है, माइनस जेड। बस इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। वहां भी तो माइनस की पावर, मतलब जो भी आता था उसकी -1 -2 -3 ऐसे चलता था, वही चीज हमने यहाँ करी है कि अगर मैं इधर डिफरेंशिएशन कर रही हूँ और जेड लिख रही हूँ साथ में, तो इधर एन की मल्टीप्लाई हो जाती है सीक्वेंस वाले में। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाले में एन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जेड ट्रांसफॉर्म में हमारी क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। जेड ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएशन सीक्वेंस में n की मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें हमेशा क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो हम यहाँ क्या भी लिख सकते हैं, अगर इसको हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, x ऑफ जेड डी जेड, तो हमने लिख दिया n xn लिख दिया। क्या है, यहाँ लिख दो अगर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x n xn इज इक्वल्स टू माइनस जेड डी एक्स डी जेड डी एक्स ऑफ जेड अपॉन
डी जेड की कंपेयर में उसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो जाता है। इसे भी अगर प्रूफ करना है तो चलो प्रूफ भी कर लो। अब यहाँ हमें क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर xn की जगह कितना लिखना है, nxn लिखना है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं z ऑफ यही तो हुआ है हमारे पास, जिसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, हमने उसका क्या कर दिया, n से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये जेड ट्रांसफॉर्म ही तो है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी कह सकते थे। चाहे ऐसे लिखो या डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब xn की जगह कितना हो गया, ठीक है, यहां पर हमने इसे ऐसे लिखा और x की जगह क्या लिख दिया, nxn लिख दिया। xn की जगह लिखा है ना nxn, n की जगह तो नहीं लिखा, तो n वाले में हमारा क्या होगा, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या कर देंगे, अब अगर अब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली जो हमारी चीज है xn, ये हमारा इस फॉर्म में बन जाए कि हमारा जो पुराना वाला फॉर्मूला है वो ही यहाँ पर क्या हो जाए, लग जाए। अगर वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये n है, यहाँ अगर मैं z की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहाँ मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, z की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, तो z की मल्टीप्लाई करूंगी तो z से क्या भी होगा, डिवाइड भी होगा। तो अगर मैं यहाँ z की मल्टीप्लाई और z से डिवाइड कर दूं तो ये z जब ऊपर जाएगा तो z इनवर्स हो जाएगा। जब z इनवर्स होगा तो उसे हम क्या भी लिख सकते हैं, z की पावर -n+1 भी लिख सकते हैं, या -n-1 भी लिख सकते हैं। तो बस हमें यही यहाँ पर करना है, z से मल्टीप्लाई करी, z से डिवाइड करी, इसे हमने कैसे लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, z से जो मल्टीप्लाई करी थी उसे बाहर लिया है, जो डिवाइड करी थी z की पावर -1 मतलब z की पावर 1 उसे ऊपर ले गए तो क्या हो गई, z की पावर -1 हो गई। जो n यहाँ था उसे कहाँ लिख दिया, n z की पावर -n-1 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को n z, अगर कोई इसे ढंग से देखो मैथ के उस पर, मैथ लगाते हुए अगर कोई बच्चा इसे ध्यान से देखे तो z की पावर n-1 का या n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको अगर कोई ध्यान से देख रहा है तो ये हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है, z तो ऐसे ही बाहर रहा, ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आता है, ये वाला पार्ट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एक फोरियर मतलब जेड ट्रांसफॉर्म ही हो गया, और जेड ट्रांसफॉर्म में जो ये वाला पार्ट हो गया वो हमारा एक किसकी तरह दिख रहा है, डिफरेंशिएशन की तरह दिख रहा है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, जो भी पावर यहाँ होती है वो कहाँ चली जाती है, n के साथ वाली शुरू में, यही तो आएगा इसका डिफरेंशिएशन, यही तो आएगा। और ये हम पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ माइनस साइन नहीं है, माइनस हम ले लेते हैं, लो सिर्फ माइनस नहीं है ना, माइनस हमने ले लिया, अब यही आ गया ना, तो इसका मतलब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। लो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इस वाले पार्ट को हम क्या भी लिख सकते हैं, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म का ही तो एक फॉर्मूला है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये एक जेड ट्रांसफॉर्म ही तो आता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -z d
एक्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, एक्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ही तो लिखा ही है, तो ये एक्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय, हम डी ओवर डी जेड को बाहर लिया है 2 मिनट के लिए, और ये हमने फॉर्मूला बता दिया कि ये किसका होता है, इसका फॉर्मूला, तो ये प्रूफ हो गया। इसके बाद यहाँ वाला पार्ट, ये देखो ये प्रूफ हो गया कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डॉट एक्स एन हमारा कितना आता है, माइनस जेड डी एक्स जेड ओवर डी जेड हमारा आता है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन या प्रूफ है किसका, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी आती है एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी को कोई ना मल्टीप्लीकेशन बाय एन भी बोल सकते थे, कि अगर किसी जेड ट्रांसफॉर्म में मतलब एन सीक्वेंस में एन की मल्टीप्लीकेशन होती है तो क्या होता है, किसी सीक्वेंस में अगर एन की मल्टीप्लीकेशन होती है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये भी बोल सकते थे या डिफरेंशिएशन भी बोल सकते थे। ठीक है, एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी, एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर हमें कोई भी जेड ट्रांसफॉर्म दिया है, मान लो एक्यूमुलेशन मतलब एक की जगह किसी दूसरे को रखना, कि हमें एक्सन दिया है और एक्सन का हमारा जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, एक्स ऑफ जेड है, और अगर हम एक्स ऑफ के कर दें, एक्स ऑफ एन है और उसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें पता है एक्स जेड है, अगर मैं एक्स ऑफ के कर देती हूँ, इसकी जगह कितनी वैल्यू रख देती हूँ, के वैल्यू रख देती हूँ, और जो के की वैल्यू है वो इनफाइनाइट से एन तक जाती है, के की वैल्यू हमारी कहाँ जाती है, इनफाइनाइट से एन तक जा रही है। अब एन पॉजिटिव है, या तो एन से ऊपर जाएगी, या हम यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से एन तक जाती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म निकलेगा, एक्स जेड तो ऐसे ही रहेगा, जहां भी जेड ट्रांसफॉर्म लिखा है एक्स जेड तो हमारा क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, बस ये कितना आ जाता है 1/1 माइनस जेड इनवर्स हो जाता है। ये हमारी डायरेक्ट प्रॉपर्टी किस में भी यूज होगी, सम्स वगैरह में भी ये हमारी डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गई। अब हमारी 2-3 प्रॉपर्टी तो मतलब मोस्टली सारी हो गई हैं। अब हमारी क्या रह गई है, थ्योरम रह गई है। वो थ्योरम कहो या प्रॉपर्टी कहो, एक कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, उसकी पूरी थ्योरम करानी है, कॉन्वोल्यूशन पार्सेवल थ्योरम होती है, पूरी करानी है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो 4 हमारी यहाँ पर और रह रही हैं, वो चारों अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए उन्हें पूरे ढंग से कराना है। एक टाइम डिले भी है, तो टाइम डिले प्रॉपर्टी वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन टाइम डिले प्रॉपर्टी का हमें सॉल्यूशन भी कराना है, तो उसमें भी हमें क्या लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इस लेक्चर को तो हम इस टॉपिक के साथ यहीं खत्म करते हैं, आगे की प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।